खूबसूरती देखा जाए तो 6 सालों तक मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ। वहाँ खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी। यीशु के लिए मैं क्या फील करता हूँ ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और ना ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे बस तुमसे वो सभी फोटोग्राफ्स चाहिए। अध्या ने उसकी बात सुन जल्दी से पूछा, उससे मुझे क्या फ़ायदा? सुभित उसके सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और उसने धीरे से मगर बेहद ही कठोर होकर कहा, यही फर्क है तुम में और यीशु में। तुम्हें हर वक्त बस अपनी फ़ायदा दिखता है, तुम्हारी जीत बस यही सब। अध्याय ने उसकी बात सुन अपना मुंह फेर लिया तो सुभित ने कहा, जैसा तुम चाहती हो कि यीशु यार, घर वालों को तुम्हारे इस घटिया चेहरे के बारे में पता न चले तो बस ये सच्चाई बाहर नहीं आएगा। ये मत सोचना ये तुम्हारे लिए है, नहीं, ये मैं अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसे पता चला तो उसे बहुत तकलीफ होगी ये जानकर कि उसकी बड़ी बहन कितनी जलती है उससे, कि अपनी जलन में उसने उसे किसी भेड़िए के हाथों सौंप दिया। सुभित ये सब कहते हुए आखिर में चिल्लाया तो अध्या ने कहा, बस भी कर चुकी। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ कितने यीशु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तो वहाँ यीशु की जगह तुमसे मिलने आई थी। मुझे पता भी नहीं था कि यीशु वहाँ होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे मैसेज उस वक्त पहुँचने से ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ से पता चला कि तुमसे उसे फार्म हाउस पर मिलने बुलाया है। मैं बस वहाँ पहुँची तो यीशु और शान एक दूसरे के गले लगे हुए थे। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, और प्लीज़ मुझे इस तरह ब्लैकमेल कर बार बार मुंबई बुलाना बंद करो। सुभित ने उसकी बात सुन गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, जब तक वो मेरे साथ नहीं लग जाता तब तक जितनी बार भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें आना होगा। सब मुझे सारी फ़ोटो दो और जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा खून खौलता है। अध्या ने अब एक अनवेब लव सुभित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ फ़ोटो हैं और बाकी की जो मैंने नहीं निकलवाई है वो मुझे ईमेल कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन फोटोज से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला है। ये शान और यीशु की वो फोटोज थी जो कि अध्या ने उस रात फार्म हाउस पर ली थी। शायद कसुहित को इससे कोई ना कोई क्लू मिल सकता था उस आदमी के बारे में जिसने यीशु के साथ वो हरकत करने की कोशिश की थी। वो एक बार यीशु से मिल इस मामले में बात करना चाहता था, पर वो इस समय उससे कोई बात नहीं करना चाहता थी। नाराज थी और होती भी क्यों ना, आखिर उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी। यीशु पर वो शक नहीं करना चाहता था, पर चाह कर भी बार बार उस फोटोज और अध्याय के बातों से वो अफेक्ट हुआ और खुद को ना रोक पाया। गलती कर बैठा। अध्याय पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर उससे मिला उसके हाव भाव जानने के लिए कि क्या वाई को जो यीशु के साथ हुआ उसमें वो शामिल नहीं थी। इधर अध्याय ने जो हुए सुभित से कहा, मैं अब चलती हूँ। सुभित ने कुछ नहीं कहा और बस उससे अपनी पीठ फेर कर खड़ा हो गए।
साम, आदित्य, यीशु सब उसके नाराज थे उसकी गलती की वजह से, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने अध्याय के जाते ही डोर लॉक कर एक बार फिर यीशु को कॉल किया, पर फिर वहीं कोई रिप्लाई न मिला था। सुमित ने अपना फोन घूरते हुए कहा, प्लीज जान, एक बार, बस एक बार मुझसे बात कर लो। बहुत बुरा हूं मैं, बहुत रुलाया है तुम्हें। एक बार तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लगातार 4 रातों से वो ठीक से सो नहीं था। फिर से तेज दर्द महसूस हुआ तो सिर पकड़ वहीं वेट पर बैठ गया। उसे याद आया कि कैसे जब भी उसे हेडिल होता था तो यीशु अपने छोटे छोटे हाथों से उसे डेड मसाज किया करती थी। बचपन से ही वो कम बोलता था, बस अपनी माँ यानी कि सुभी और रंजनी की इतने सामने को खुलकर मुस्कुराया था। उन दोनों के जाने पर ही वो अंदर से जैसे अकेला पड़ चुका था। तब यीशु ने ही उसके पास उसके अकेलेपन को दूर किया। जब सुभी उसे सब कुछ छोड़कर गई तब वो सिर्फ 10 या 11 साल का था। उस समय अध्ययन उसकी बड़ी बनती थी, पर सुभी के जाते ही उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, अकेला रहना सीख लिया। आदित्य से भी कम ही बात करता था, तो इस वजह से अध्ययन ने भी अब उसके पास जाना बंद कर दिया। फैमिली गेट टुगेदर में वो सभी शामिल नहीं होता था, अकेले बैठा रहता था कि तभी उसे इस तरह देख 1-2 बार यीशु ने उसके पास आना शुरू किया, पर सुमित को उसके पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो उसे डांटता, पर वो फिर भी जब मौका मिलता उससे मिलने का तो जरूर आती थी। वो ना बुलाते हुए भी उससे ना जाने क्या पर बहुत कुछ कह जाती थी। कभी कभी जब सुमित को उसकी बारे में समझ नहीं आती तो वो उस पर गुस्सा भी करती थी, पर फिर भी बुरा नहीं मानती थी। यीशु का जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आना बस उसे अच्छा लगने लगा। वो खुद नहीं जान पाया। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट पर रुद्र आखिरकार आरोही को अपने साथ ही ले ही आया था। शावर लेने के बाद वो रूम में आया तो आरोही उसे सिर्फ एक टॉवल में देख शर्मा गई और खुद में ही बुदबुदाई और कान्हा जी ये ही है बेशर्म, बस मौका चाहिए अपने डाले साले दिखाने का। तभी रुद्र वो उसके करीब आया और उसके अपने गीले बालों से पानी झाड़ते हुए कहा, शर्माओ मत बेबी, खुलकर देखो, तुम्हारा ही हूँ। आरोही ने मुंह बांधते हुए कहा, चुप रहिए और दूर हटिए, आपके बालों के पानी टपक रहे हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कहा, अच्छा तो ये लो फिर। ये कहते हुए रुद्र ने अब अपने बालों को बहना पानी सारा का सारा अपने हाथ से आरोही पर टपका दिया। उसने दूर जाने की कोशिश की तो रुद्र ने हंसते हुए उसे अपने पास वापस खींच लिया।
आरोही के चेहरे को पानी से भीगा हुआ देख वो मुस्कुरा दिया। उसके साथ मिल्की वाइट चेहरे पर पानी की ही वो कुछ बूंदे ऐसे लग रहे थे मानो मोती आरोही के उसके पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने ते हुए कहा, बस छोड़िए तो। इस पर रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए बेहद रूमानी अंदाज में कहा, बेबी पहले ठीक से पकड़ने तो दो, उसके बाद सुन एक बार फिर। आरोही के कान शर्म से गर्म हो चुके थे कि रुद्र ने झुककर अपने ठंडे गाल से आरोही को गर्म गाल को सहलाया तो उसने अपने आंख भीग धीरे से कहा, ये मत कीजिए। रुद्र उसकी बात सुन मुस्कुराया और उसने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, क्या? रुद्र ने हंसते हुए अब उसको छोड़ा और पास रखी टॉवल से आरोही को देखते हुए अपने बाल सुखाने लगा। आरोही ने इस समय लाइट ग्रीन कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अपने बाल सुखाने के बाद रुद्र ने अपने लगेज खोल उससे अपने अंडरवियर और एक लोअर निकाला था कि आरोही जल्दी से अपना आंखें भीग ली। उसे पता था कि उसका कोई भरोसा नहीं है, पता चले यही उसके सामने ही पहन ले। वही रुद्र वो आरोही को देख हंसते हुए अब वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम के डोर की आवाज़ का सुन आरोही ने धीरे से अपनी आंखें खोल इधर उधर रूम के में नजरें घुमा दी तो रुद्र वहां पर नहीं था। आरोही ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, बेटा आरोही सो जा, वरना आज ये तेरा पागलपति तुझे पकड़कर ही दम लेगा। कान्हा जी रक्षा करना। आरोही जैसे ही ब्लैंकेट तानकर बेड पर लेटी कि रुद्र वॉशरूम से निकल आया। उसने बस नीचे लोअर पहना हुआ था और ऊपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। उसे घर में इस तरह ही रहना कंफर्टेबल लगता था। आरोही को सोते देख वो मुस्कुराया और उससे ने आरोही से पूछा, बेबी सो गई क्या? ब्लैंकेट में आरोही ने उसकी आवाज़ सुन अपनी आंखें भीग ली कि तभी अचानक से एक झटके में रुद्र ने उसे ब्लैंकेट से बाहर खींचकर अपनी गोद में उठा लिया। आरोही चिल्लाई, क्या कर रहे हो? मुझे सोना है, नींद आ रही है। रुद्र ने आरोही को देखते हुए पूछा, अच्छा अब या बस मुझसे बचने के बहाने ढूंढ रही हो? बेकार है। आरोही ने नासमझी से पूछा, क्या? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बहाने? आरोही ने मुंह फुलाया लिया और खुद को सहारे लेने के लिए अब रुद्र के कंधे थामे थे कि उसकी सट बॉडी को छूते ही उसे एक करंट सा फील हुआ। उसने अपने हाथ हटाए तो रुद्र ने पसंद नहीं आया, पर फिर वो उसे अपनी गोद में लिए हुए ही बाहर लिविंग रूम में आया और अपने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, साथ में मूवी देखते हैं। ये कहते हुए वो अब टीवी का रिमोट उठाने लगा था कि आरोही ने खड़े होकर कहा, नहीं, कहा ना मुझे नींद आ रही है। आरोही की हरकत रुद्र को गुस्सा दिला रही थी, पर अब एक बार फिर ना सुन वो पकड़ गया आरोही और उससे आरोही को। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड्स चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।